हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इनसाइट्स आईएएस का। अपनी जो गवर्नमेंट स्कीम्स का रिवीजन मॉड्यूल आया है उसको हम कवर करेंगे। तो इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम है। तो फर्स्ट मिनिस्ट्री की जो स्कीम हम कवर करने जा रहे हैं वो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की फ़र्स्ट स्कीम जो है वो स्टार्स प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो ये टीचर की लर्निंग पे फोकस है, टीचर की लर्निंग को स्ट्रेंथन करने के लिए है। और ये वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है। टीचर की लर्निंग इम्प्रूव करेगा जिससे कि ओवरऑल जो रिज़ल्ट्स है एजुकेशन का स्टेट्स में वो इम्प्रूव होगा। तो ये 6 स्टेट्स के लिए, सिर्फ सारे स्टेट्स के लिए नहीं है। वो स्टेट्स क्या हैं? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला। और ये सिर्फ 6 स्टेट्स के लिए 5 साल के लिए स्कीम है। 2020 में आई थी और एक्सटेंड करना था इसको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब जो है सेंटर और स्टेट दोनों मिल के इसको शेयर करते हैं इसका जो बजट है। तो बेसिकली इम्प्रूव करना है इसका क्वालिटी और गवर्नेंस जो स्कूल में है एजुकेशन में। और ये मैनेज कौन करता है? इसकी मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट है, जैसे मैंने इसको बताया, आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइंड है ये स्टार्स प्रोग्राम। कैसे अलाइंड है? जो कि आपके इम्प्रूव करता है लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, टीचर डेवलपमेंट फोकस करता है। और ये समग्र शिक्षा स्कीम का भी एक पार्ट हो सकता है। कैसे कि जैसे ये समग्र शिक्षा स्कीम में क्या है कि 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। सर्व शिक्षा अभियान जो क्लास 1 to 8 के लिए है। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो क्लास 9 to 12 के लिए। इसमें एक कंपोनेंट आता है टीचर्स एजुकेशन। टीचर्स एजुकेशन में कवर हो सकता है ये जो टीचर्स एजुकेशन के लिए स्टार्स प्रोग्राम जो आपका टीचर स्ट्रेंथनिंग लर्निंग के लिए। 2 कंपोनेंट्स है इसके, नेशनल कंपोनेंट और स्टेट कंपोनेंट। नेशनल कंपोनेंट में आपका जो है, जो आपकी ऑब्वियसली लर्निंग इम्प्रूव होगी जो स्कूल्स की है या टीचर्स की है, तो असेसमेंट भी अच्छा आएगा उनका, तो परख सिस्टम में अच्छी रैंकिंग आएगी उनकी। स्टेट कंपोनेंट में क्या है कि ये उनको फ्लेक्सिबिलिटी है कि इन स्टेट्स को उनके स्टेट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग और वो इंटरवीन कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस स्कीम को। तो बेसिकली क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी इंक्रीज़ करना, ओवरऑल गवर्नेंस और मैनेजमेंट स्कूल का इम्प्रूव होगा इससे। फिर नेक्स्ट स्कीम जो है वो आपकी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम बेसिकली क्या है कि आप कुछ नहीं है कि जो आप के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना चाह रहे हैं बट उनको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है कहीं ना कहीं, तो वो बेसिकली पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, वहाँ पे एक रजिस्टर करते हैं अपने आप को और फिर बैंक में जाके वो लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ताकि वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकें। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। तो वही लिखा है एलिमिनेटिंग फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। और टॉप की जो 800-660 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो किसके हिसाब से, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो 860 इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन मिलता है ये। तो ये जो लोन मिलता है बेसिकली कोलेटरल फ्री होता है, कोई कोलेटरल नहीं, कोई गारंटर नहीं, और डिजिटल एप्लीकेशन है आपका, पोर्टल पे अप्लाई करिए, बैंक जाइए, लोन लीजिए। फिर उसके बाद में इसमें बैंक को क्या फ़ायदा है और स्टूडेंट को क्या फ़ायदा है। बैंक को ये फ़ायदा है कि जो लोन दे रहा है उस पर 75% क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट देती है 7-7.5 लाख तक के लोन पे, ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है कि जिनकी फैमिली एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम है और तो उनके लिए 10 लाख तक के लोन पे, अप टू 10 लाख लोन पे 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। मतलब जितना इंटरेस्ट नॉर्मल लगता है उससे 3% कम लगता है। यही अगर फैमिली इनकम आपकी 4.5 लाख से कम है तो आपको फुल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है उसके लिए। फिर अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ई वाउचर दिए जाते हैं, CBDC वैलेट है, तो ये सब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, मेन ये सारे फीचर्स हैं। फिर उसके बाद में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो बाहर से, फॉरेन से जितने भी क्वालिटी के रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स हैं वो परचेज़ करेगी और यहाँ इंडिया के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और रिसर्च गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोवाइड कराएगी वो, ताकि वो अपने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकें उसको। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के कदम में है ये एक। तो यूनिवर्सल एक्सेस दिलाएगी इंटरनेशनल स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स को। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की स्कीम है, 6,000 करोड़ का बजट है 2025-27
25 से 27 के बीच के लिए एलोकेट किया गया है। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? ये कोऑर्डिनेट कर रहा है इन्फ्लिपनेट। इन्फ्लिपनेट ये क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी है गवर्नमेंट की और अंडर यूजीसी। तो ये बेसिकली क्या है? स्पेशली फोकस कर रहा है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को। टीयर 2 सिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन टू 4 मिलियन होती है, और टीयर 3 सिटीज़ वो हैं जिनकी पॉपुलेशन 0.1 मिलियन टू 1 मिलियन होती है। टीयर 1 सिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनकी पॉपुलेशन 4 मिलियन से ज़्यादा होती है। तो ये किस पे फोकस कर रहा है? टीयर 2 और टीयर 3 पे फोकस कर रहा है, सिर्फ स्पेशली इस पे फोकस कर रहा है, बाकी सब पे तो फोकस कर रहा है, स्पेशली इस पे फोकस कर रहा है। फिर आपका है युवा संगम। युवा संगम में क्या है? बेसिकली ये 18 से 30 साल के यूथ के लिए, 18 से 30 साल याद रखना है। तो इसमें क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नेशनल सर्विस स्कीम वाले हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन वाले हैं, एम्प्लॉयड है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंडिविजुअल है, तो ये सारे क्या करेंगे? इस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। पोर्टल पे रजिस्टर करने का फ़ायदा क्या होगा कि उनको मल्टी डायमेंशनल एक्सपोजर मिलेगा। किस चीज़ का? टूरिज़्म का, अलग अलग स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ का, अलग अलग तरह की परंपरा सीखने को मिलेगी, ट्रेडिशन, डेवलपमेंट, वहाँ का प्रगति, पीपल टू पीपल कनेक्ट कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, ये सब चीज़ें। और जो कल्चरल एक्सचेंज है, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देगा, पीपल टू पीपल टाइज भी बढ़ाएगा। तो डाइवर्स जो हेरिटेज है इंडिया का, वो ये लोग सीख सकेंगे। फिर उसके बाद में नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल। तो ये एक पोर्टल है जहाँ पे आप रजिस्टर करिए अपने आप को और आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे जाके रियल ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आपकी जो जॉब की एम्प्लॉयबिलिटी की जो वो एम्प्लॉयबिलिटी है वो आपकी बढ़ेगी कि आप ज़्यादा जॉब के लायक होंगे। तो अप्रेंटिसशिप आप ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट आपको कुछ स्टाइपेंड भी देती है, नॉर्मली 6 मंथ से 1 साल का होता है। तो ये क्या है, आपको वहाँ पे रजिस्टर करिए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, अप्लाई करना है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वहाँ पे आपको स्किल मिलेगी, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ेगी। जो भी आपके ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है। तो ये रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे ये फ़ायदा होगा उनको एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए। अप्रेंटिसशिप स्कीम। अस्मिता प्रोजेक्ट। अस्मिता प्रोजेक्ट बेसिकली इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए है। तो इसमें क्या करेंगे? 22,000 बुक्स को डेवलप करेंगे जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में होंगे। अगले 5 साल तक जो है, 5 साल में 22,000 इंडियन लैंग्वेजेस की बुक्स को डेवलप करेंगे। कोलैबोरेट कौन कर रहा है? भारतीय भाषा समिति कोलैबोरेट कर रही है, जो कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करती है। की कंपोनेंट्स क्या है? अस्मिता, बहुभाषा शब्दकोश, बहुभाषा शब्दकोश, मल्टी लैंग्वेज शब्दकोश, रियल टाइम ट्रांसलेशन हो सके लैंग्वेजेस का, रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर डेवलप किया जा रहा है। तो ये है अस्मिता प्रोजेक्ट, बेसिकली इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस। उल्लास। उल्लास क्या है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये भी है। इसमें जो लद्दाख है उसको फुल्ली फंक्शनल लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें कि लिटरेसी रेट 97% के अबव बताया गया है कि इसका हो गया है लद्दाख का। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नया भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत। इसमें फोकस किस चीज़ पे करता है? वही सब बेसिक चीज़ें हैं, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी पे, क्रिटिकल लाइफ स्किल डेवलप करने पे। अब फाइनेंशियल लिटरेसी हो, डिजिटल लिटरेसी हो, लीगल लिटरेसी, हेल्थ केयर से रिलेटेड, चाइल्ड केयर एजुकेशन से रिलेटेड, बेसिक एजुकेशन सारी, वोकेशनल एजुकेशन जो आपको आगे जॉब दिलाएगी, कंटिन्यूइंग एजुकेशन जैसे आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, रिक्रिएशन, ये सब में अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स मिनिस्ट्री आ जाती है। तो फर्स्ट जो स्कीम है वो आपकी है आयुष्मान भारत स्कीम, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है ताकि जो भी आपके पर्टिकुलरली इकोनॉमिक वल्नरेबल लोग हैं उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके हेल्थ केयर के फील्ड में। तो इसमें 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर इंश्योरेंस रहता है, हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। बेसिकली सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए होता है ये, जितने भी और सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए होगा। फैमिली फ्लोटर बेसिस पे, जिसका मतलब है कि कोई भी यूज़ कर सकता है बाय वन और एनी ऑफ द ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। तो इसमें कवर कर रहा है 10.574 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़, जो कि अगर इंडिविजुअल के बेसिस पे देखेंगे तो 50 करोड़ इंडिविजुअल लगभग इन फैमिलीज़ के हो जाएंगे। तो इनको कवर कर रहा है यह।
अब एलिजिबिलिटी कैसे है कि लोग इंक्लूड होते हैं डिप्रीविएशन बेसिस पे और ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया के बेसिस पे। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा होता है उसमें आता है डिप्रीविएशन और ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया। अब इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने 2024 सितंबर 2024 में जितने भी सीनियर सिटीजन थे जिनकी एज 70 एंड अबव है, 70 एंड अबव, उनको सबको इंक्लूड कर लिया रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अमीर गरीब छोड़ो, उससे 70 साल के ऊपर सबको कवर कर लिया है और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस सबको दे रही है। कोई भी कैप नहीं है, कितनी बड़ी भी फैमिली हो सकती है, कुछ भी एज हो सकती है। जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं वो भी कवर है पहले दिन से ही, ठीक है। कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस होगा। और इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा आपके घर तक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा आपको सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए। अब फंडिंग क्या है? फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की शेयर करता है कौन? सेंटर और स्टेट। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहा है आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है आयुष्मान योजना। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना है। बेनिफिट्स इसमें क्या होता है? बेनिफिट्स जो कवर होते हैं सारे ही होते हैं लगभग। मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन, जो भी आप एडमिट हुए हैं जिस दिन से लेके प्री हॉस्पिटलाइजेशन का आपका 3 दिन का खर्चा कवर होता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 15 दिन का खर्चा कवर होता है। फूड सर्विसेज भी मिलती हैं इसमें, ठीक है। बाकी सब सर्विसेज तो मिलती ही हैं, मेडिसिनल और मेडिसिन, इंटेंसिव, नॉन इंटेंसिव केयर, डायग्नोस्टिक, मेडिकल इम्प्लांटेशन। अब जो इसमें चीज़ नहीं कवर है वो देखना है बेसिकली आपको। ओपीडी एक्सपेंस कवर नहीं है इसमें, ड्रग रिहेबिलिटेशन कवर नहीं है, कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करा सकते, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, आप इवेलुएट कराने नहीं जा सकते कि आपको कुछ डायग्नोसिस कराना है, उसके लिए नहीं है ये। फिर उसके बाद में आयुष्मान वाया वंदना कार्ड, अब इसी में एक्सटेंशन किया है। तो जो 70 साल के लोग के अबव हैं उनको कार्ड दे दे रहे हैं, वाया वंदना कार्ड, आयुष्मान वाया वंदना कार्ड बोल दे रहे हैं उसको, ठीक है। इसमें भी सेम कवरेज है 5 लाख रुपए का, 2024-25 बजट में अनाउंस हुआ था। जितने भी नेसेसरी ट्रीटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल बर्डन ताकि उन पर ना पड़े उसके लिए है। सेम वही चीज़ बताया गया, 5 लाख पर फैमिली पर मेंबर के लिए हेल्थ केयर नीड्स के लिए है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है पीएम जन आरोग्य पोर्टल पे जो 70 साल के वो लोग हैं, या आयुष्मान ऐप पे, और इंटीग्रेट है अदर स्कीम्स के साथ। एडिशनल सपोर्ट क्या है? एडिशनल सपोर्ट ये है कि अगर इंडिविजुअल इंश्योर्ड है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंडर पहले से किसी प्राइवेट इंश्योरेंस में, तब भी वो कवर होगा, इसमें कवर्ड है, ठीक है। एडिशनल सपोर्ट है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल मिशन में क्या है? जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, डॉक्टर्स, मेडिसिन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो भी चीज़ें हैं सब आपके इंडिविजुअल डेटा सारा डिजिटल हो जाएगा। वो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ताकि गैप जो है वो ब्रिज हो सके जितने भी हेल्थ केयर इकोसिस्टम्स में हैं, और डिजिटल हाईवे के थ्रू बना के, डिजिटल हाईवे का नाम दे रहे हैं उसको, गैप्स को फिल करने का। तो हेल्थ डेटा और हेल्थ इकोसिस्टम में इंटरऑपरेबिलिटी भी इनेबल करेगा। हेल्थ रिकॉर्ड बनाएगा सारे सिटीजन्स का। और इसमें क्या है? बेसिकली एक आभा नंबर मिलेगा आपको। आभा नंबर मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। हेल्थ अकाउंट नंबर में ये 14 डिजिट का होगा, ये याद रखिएगा। 14 डिजिट का हेल्थ आईडी है जो कि आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड इसमें आपको मेंटेन रहेगा। आपके आधार और मोबाइल से लिंक रहेगा ये, ठीक है। जितनी भी आपकी स्टोर रहेगी हेल्थ इन्फॉर्मेशन, जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबका डेटा इस पे रहेगा, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स की जानकारी, क्लिनिक्स की, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ की, आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जैसे मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है आपकी, है ना, हेल्थ केयर की रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी, ट्रीटमेंट, ये सारा आपका उसमें कवर रहेगा। तो यूनिफाइड हेल्थ स्टोरेज बनाएगा, तो जिस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जिससे कि सीमलेस एक्सचेंज हो हेल्थ इन्फॉर्मेशन का। और हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर, ये क्या है? बेसिकली शेयर करेगा हेल्थ रिकॉर्ड और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और एक्सेस करेगा ये रिकॉर्ड्स को। हेल्थ क्लेम एक्सचेंज में क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम में मदद मिलेगी अगर आपका डेटा डिजिटलाइज रहेगा। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। बाकी तो नॉर्मल बेनिफिट्स हैं। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी,
प्राइवेसी सिक्योरिटी इंक्रीज़ होगी, और आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रहेगा, डेटा ड्रिवन इंसाइट मिलेगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट रहेगा। फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? सेम वही नेशनल हाईवे हेल्थ अथॉरिटी इम्प्लीमेंट कर रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज कर रहे हैं ताकि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े और गैप्स फिल हों डिजिटल हेल्थ केयर के फील्ड में, और अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ करें, जैसे आभा ऐप बनाया है, आरोग्य सेतु ऐप बनाया है, इसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। टेलीमानस क्या है? टेलीमानस एक मेंटल हेल्थ असिस्टेंस प्रोग्राम है, और 24/7 एक हेल्पलाइन है जिस पे अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है आपको तो उस पर कॉल करके आप काउंसलिंग कर सकते हो, और साइकोलॉजिकल थेरेपी आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाए। तो किसके अंडर है? नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर है ये टेलीमानस। 24/7 हेल्पलाइन है, काउंसलिंग साइकोथेरेपी के लिए है। 2 टियर सिस्टम है, पहले में आपको काउंसलिंग दी जाएगी, रेफरल सर्विस दी जाएगी। सेकंड टियर में आपको फॉलोअप केयर दिया जाएगा कंसल्टेशन के साथ, और WHO ने भी इसको प्रेज़ किया इस मॉडल को। तो बेसिकली क्रक्स याद रखिए हर स्कीम का, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं, इतना याद नहीं रखना है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल। नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल क्या है कि एक डेटाबेस है जो कि जितने भी आपके MBBS के एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जितने भी MBBS के आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनकी बेसिकली डेटाबेस है ये यहाँ पे। और इस रजिस्टर को बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में भी इसको बोला गया है कि इस रजिस्टर को बनाना है आपका डॉक्टर्स के डेटा को। तो हर डेटा जो डॉक्टर का डेटा है वो आधार ID से लिंक होगा, और इससे फ़ायदा ये होगा कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम स्ट्रेंथन होगा, और जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी जो है आपके मेडिकल प्रोफेशनल फील्ड में, और पब्लिक ट्रस्ट भी एक टाइप से बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ई-माइग्रेट पोर्टल। ये किस लिए लॉन्च किया गया? ये माइग्रेट पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया ताकि जो भी इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, उनके राइट्स और वेलफेयर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और सेफ़ उनका ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव माइग्रेशन हो यहाँ से। अब ये क्या है? हेल्पलाइन है बेसिकली एक, ठीक है। 24/7 हेल्पलाइन है ये ई-माइग्रेट पोर्टल, 24/7 हेल्पलाइन है ये, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? अब ये इसको रियल टाइम सॉल्यूशन दे रहा है अर्जेंट इश्यूज़ के लिए। कोई डिजी लॉकर के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया गया ताकि पासपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उनको ईजिली एक्सेसिबल हो। सोशल सिक्योरिटी नेट भी इस पर प्रोवाइड किया गया है ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी उनको मिल सके, और पार्टनरशिप इसका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। इंश्योरेंस फैसिलिटी भी है, ध्यान रखिएगा। मोबाइल ऐप के थ्रू आपको इसको फैसिलिटी मिलेगी ये सारी ई-माइग्रेट पोर्टल। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक स्कीम है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं आपकी, चाहे वो भारतमाला हो, हाईवे बनाने वाली सारी, है ना, सागरमाला हो, पोर्ट लेड मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट, वाटरवेज, ड्राई इनलैंड पोर्ट, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह ला रहा है ताकि उनमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन हो। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे रेल बननी है कहीं पे, हाईवे बनना है, या किसी चीज़ को कनेक्ट करना है, तो इन सब में एक क्या हो, इंटीग्रेशन हो और कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि आपका कॉस्ट भी कम लगे और इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट हो, एफिशिएंट हो। तो वही सब लिखा है कि सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ होगा, पीपल टू पीपल गुड और सर्विसेज का एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो पता ही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब क्या है, डेवलप किसने किया है इस पोर्टल को? डेवलप किया है BISAG-N ने। BISAG-N ने डेवलप किया है इसको। एक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये, जो कि आपके डेटाबेस देता है हर चीज़ का, किसका जो भी आपके कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा आपका फ्यूचर में आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सारी डिटेल वो रखता है। 6 पिलर्स हैं इसके, याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना, ये सब कॉम्प्रिहेंसिव प्रायोरिटाइजेशन, ये सब इतना। नेशनल प्लानिंग ग्रुप है, ताकि प्लानिंग ग्रुप इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी वर्क डुप्लीकेट ना हो, एक जगह हो रहा तो बार बार न किया जाए वही काम। फिर इंटीग्रेशन है स्कीम्स का, तो बता दिया आपको। इकोनॉमिक जोन्स पे भी फोकस कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स, एग्री जोन्स पे। तो ये बेसिकली PM गति शक्ति पोर्टल है आपका।
भास्कर स्कीम ये बेसिकली आपकी स्टार्टअप्स के लिए है। लॉन्च किया है किसने? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। तो ये स्टार्टअप्स का जो भी डेटा होगा, जो सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे, जितने भी यहाँ पे फिर कोलैबोरेशन हो सकेगा स्टार्टअप्स का, इन्वेस्टर्स का, मेंटर्स का, सर्विस प्रोवाइडर्स का, गवर्नमेंट बॉडीज़ का। तो सारे जितने भी इसमें रजिस्टर करेंगे उनको स्टेक होल्डर्स को पर्सनलाइज आईडी मिलेगी। तो ये बेसिकली क्या है, सब लोग एक दूसरे से सीख सकेंगे और स्टार्टअप कल्चर इन्हांस कर सकेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया को ग्लोबल हब पोजीशन करेगा, इंडिया को ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन में, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन होगा, इनोवेशन होगा, सब सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम। अभी पहले हमने अप्रेंटिसशिप स्कीम देखा था, अभी प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम है। ये दूसरा 21 साल से 24 साल के लड़कों के लिए है, ठीक है, मतलब यूथ के लिए है, लड़के लड़की दोनों के लिए। और तो इसमें 1 करोड़ यूथ जो है उनको हैंड ऑन वर्क एक्सपीरियंस देंगे टॉप 500 कंपनीज़ में, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो सके। तो 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं 2024-25 के लिए। और 21 से 24 साल के ऐसे यूथ जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन में नहीं है, और उनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ऐसी डिग्री होल्ड किया होना चाहिए, जैसे स्कूल डिप्लोमा, ITI ग्रेजुएट, BA BSc BCom। बट इन सब इंस्टीट्यूट से नहीं होना चाहिए, जो इतना ग्रेजुएट हो, IIT से नहीं होना चाहिए, IIM से नहीं होना चाहिए, या कोई एडवांस डिग्री किया है जैसे MBA किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। फीचर्स क्या हैं? 12 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है, 12 महीने का होगा। 5000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें 4500 रुपये गवर्नमेंट देगा, 500 रुपये कंपनी देगी आपकी, ठीक है। एक टाइम 6000 ग्रांट मिलेगा इंसिडेंटल्स के लिए, और फिर वही चीज़ें एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए और ये सब चीज़ें। देन अब दूसरी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। इसकी स्कीम है फेम 2 स्कीम। पहले फेम 1 इसकी स्कीम आई थी, जो कि 2015 से 19 के लिए थी। अब फेम 2 स्कीम किस लिए है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, बस हो, कुछ भी हो, ठीक है। 2019 में अभी सेकंड फेज़ इसका लॉन्च हुआ है। 11,500 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ की ये स्कीम है। और अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जो आपकी परचेज़ करने पे इंसेंटिव दे रहे हैं EVs को, अपफ्रंट इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि उसकी डिमांड बढ़ सके। इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जैसे बसेस का, 3 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का। परचेज़ बढ़ा रहे हैं 2 व्हीलर्स की, जो प्राइवेट हैं व्हीकल्स। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनस हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इससे क्या होगा? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, फॉसिल फ्यूल्स का डिपेंडेंस कम होगा, और परचेज़ कॉस्ट कम हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये सब के लिए है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। अब इसके अंदर इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, 10,000 किलोवाट इनिशियली, लेटर ये सब इतना नहीं पूछता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना है मेट्रोज़ में, मिलियन+ सिटीज़ में, स्मार्ट सिटीज़, हिली सिटीज़ में, मेजर हाईवेज़ में, ये सब चीज़ें हैं। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी पे फोकस है, जैसे प्राइमरीली लिथियम आयन बैटरीज़ पे। अब लोकलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो चीज़ों की, तो ज़्यादा अच्छा है, प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। अब नेक्स्ट स्कीम जो है इसकी PM E-ड्राइव स्कीम है। E-ड्राइव स्कीम बेसिकली इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन लाने के लिए इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 2 साल के लिए एलोकेट किया गया इतना बजट, 10,900 करोड़ रुपया। ये रिप्लेस कर रही है जो आपकी अभी ऊपर पड़ी स्कीम फेम इंडिया फेज़ 2 स्कीम को रिप्लेस कर रही है। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बेसिकली अडॉप्ट करने के लिए एक्सेलरेट कर रही है, ताकि ट्रांजिशन जल्दी हो जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, रोबस्ट चार्जिंग इकोसिस्टम डेवलप कर रही है ना। और सब्सिडी इसमें दिया जा रहा है, जैसे कि सब्सिडी दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, एम्बुलेंसेस के लिए, E-ट्रक्स के लिए, और जो भी अदर एमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए। तो बेसिकली 4,391 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है
इतनी बसेस प्रोक्योर करने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट्स के द्वारा ई वाउचर्स दिए जा रहे हैं ताकि डिमांड बढ़ सके इन ईवीज़ की। ई एम्बुलेंसेस 500 करोड़ रुपए उसके लिए एलोकेट किया गया है। डिमांड बढ़ाने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो है, जहाँ की पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर डिमांड जनरेट करी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इन सब जगह है। तो ये PM ई ड्राइव स्कीम है, एक्सेलरेट करना और ट्रांजिशन करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी स्कीम है जन पोषण केंद्र। जन पोषण केंद्र जो भी एग्जिस्टिंग आपके फेयर प्राइस शॉप्स हैं उसको बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, जन पोषण केंद्राज में। अब ये केंद्राज क्या करेंगे, जन पोषण केंद्राज ये अवेयरनेस फैलाएंगे किसके बारे में, जो आपका न्यूट्रिशन रिच फूड्स है, न्यूट्रिशन रिच फूड ऑफ़र करना और इम्प्रूव करना फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन कम करना और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करना। तो ये जो फूड फेयर प्राइस शॉप्स हैं इनके लिए भी एडिशनल इनकम का एक सोर्स होगा। तो बस इतना ही है, बाकी ये सब तो कुछ इतना खास काम का लगा नहीं। और फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये बेसिकली गांधी जयंती के दिन अक्टूबर 2, 2024 को लॉन्च हुई है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी ट्राइबल एरियाज़ और कम्युनिटीज़ हैं उनका हॉलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए है किस किस फील्ड में, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये इस स्कीम का नाम बेसिकली जो एक ट्राइबल हीरो हैं बिरसा मुंडा, जो कि जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी और उनको फादर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, उनके नाम पे रखा गया है ये। तो ये क्या करेगा, बेसिकली 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। और इसमें कन्वर्ज कर रहे हैं सारे एफर्ट जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के हैं या स्कीम्स हैं उनके। तो फाइनेंशियल आउटले इसका जो है 79,156 करोड़ रखा गया है। और और कौन एलोकेट करेगा डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इस प्रोग्राम के अंडर जो है एलोकेट किया जाएगा अगले 5 साल के लिए ये फ़ंड। और ये जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो बेस्ड होगा लर्निंग, जो PM जन मन स्कीम थी उसके लर्निंग्स के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्कीम PVTGs के लिए है। फोकस एरिया क्या रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, रोड, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, आंगनवाड़ी सेंटर्स क्रिएट करना, सिकल सेल एनीमिया को डिजीज़ को टैकल करना, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना, समग्र शिक्षा अभियान, ट्राइबल हॉस्टल बनाना, सपोर्ट करना मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेसिक कम्युनिटीज़ क्रिएट करना जैसे पक्का हाउसिंग, टैप्ड वाटर, जल जीवन मिशन, ये सब चीज़ें। इनोवेटिव स्कीम कैसे है, ये बेसिकली ट्राइबल्स को इनकम बेस जनरेट करने का मौका देती है कि अपने घर पे वो लोग टूरिस्ट को रुका सकें और पैसा उसे जनरेट कर सकें। ट्राइबल होम स्टे जिससे बोल रहे हैं, फॉरेस्ट राइट सिक्योर करेगा ये, और फैसिलिटीज़ अपग्रेड कर रहा है गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स की। सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ के डायग्नोस्टिक को इन्हेंस करेगा यहाँ पे। और मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं ताकि उनको अपने प्रोडक्ट्स के फेयर प्राइसेस मिल सकें। फिर नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको बोल रहे हैं PM जन मन स्कीम। ये बेसिकली पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए 75 जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए है। तो इसमें भी 100% सैचुरेशन जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाना है, ठीक है। तो सेम वही है कि इनका भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करनी है। अब 9 मिनिस्ट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कनेक्टिविटी इम्प्रूव करना है, रोड, वाटर, हॉस्टल, एजुकेशन, आंगनवाड़ी, सोलर ऑफ ग्रिड। और मिशन ऑपरेट करेगा अगले नेक्स्ट 3 साल के लिए, 75 PVTGs के लिए। ओवरऑल वेल बीइंग उनकी इंक्रीज़ करना है, बाकी सब तो नॉर्मल है, हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन इम्प्रूव करना। आयुष एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या करेंगी, ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी इस्टेब्लिश करेंगी ताकि आयुष फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किया जा सके PM जन मन के अंदर। तो ये बेसिकली PVTGs के लिए स्पेशली। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि आदर्श ग्राम योजना क्या है कि बेसिकली जैसे स्मार्ट सिटीज़ डेवलप कर रहे थे वैसे ही आदर्श ग्राम ट्राइबल एरियाज़ में डेवलप करना है। तो इंटीग्रेटेड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है विलेजेस का, जिसमें कि 50% से ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ रह रहे हों,
ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट कब से कब तक करना है? 2021-22 से 2025-26 तक इम्प्लीमेंट करना है इसको। लॉन्च हुआ था 2010 में ये आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। और इसको मॉडल विलेजेस बनाएंगे जिसमें कि एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विलेजर्स अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ कर सकेंगे, बेसिक फैसिलिटीज़ सारी होंगी। इंटीग्रेटेड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना है ना, जिसमें कि सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के। विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना है, कवरेज करना है इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिट स्कीम्स का। इसमें क्या क्या हो सकता है? वही सारी चीज़ें, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन फ्यूल, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये कवर कर रहा है बेसिकली इतने सारे विलेजेस को, और जहाँ पे 50% मिनिमम पॉपुलेशन ट्राइबल की हो, और 500 और मोर शेड्यूल्ड ट्राइबल पर्सनस, जहाँ पे 500 या 500 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइबल पर्सनस हो। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, और विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं लोकल नीड्स के हिसाब से। सारी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज करके ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, आदि आदर्श ग्राम योजना। उसके बाद आपका है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में क्या है कि ये आपके, तो ये भी स्कीम क्या कर रही है, ये बेसिकली जो आपके 63,000 ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस हैं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको अपलिफ्ट कर, उनमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट करना है। कैसे? मिशन 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को टारगेट कर रहा है। अब कैसे अपलिफ्ट करेगा? उनके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कर, अपलिफ्ट करके, एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड फैसिलिटी इंप्रूव करके, पक्का हाउस देके, रोड, मोबाइल कनेक्टिविटी, एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, लाइवलीहुड सपोर्ट, ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर्स, ट्राइबल होम स्टे, वही कॉन्सेप्ट आपको जो इनकम जनरेट करने के लिए ट्राइबल्स के लिए, फर्स्ट राइट होल्डर्स को फर्स्ट राइट एक्ट मजबूत करना। तो ये बेसिकली होलिस्टिक ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। फेडरल कोऑपरेटिव अप्रोच है ये एक जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। उसके बाद एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या है? ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ताकि एसटी जहाँ पे भी रहते हैं एसटी स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ये 1997 में स्कीम ये स्टार्ट हुई थी, और ये क्वालिटी अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के लिए है, क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स तक के लिए, रिमोट ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में। अब इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट फैसिलिटेट करना, फोकस करना डिफरेंशियल एजुकेशनल सपोर्ट को, और रनिंग एक्सपेंस जो भी आते हैं स्कूल के। मेन फीचर्स ये हैं इसके कि जो है एजुकेशनल रेजिडेंशियल, यहाँ पे जाके बच्चे दोनों रहते हैं, और इनको सारी जो एजुकेशन फ्री रहती है, बोर्डिंग, लॉजिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, अदर नेसेसिटीज़ ये सारी फ्री रहती हैं। अब इसमें नॉन एसटीज़ का भी एडमिशन हो सकता है अप टू 10% इन केस ऑफ शॉर्टफॉल। अगर शॉर्टफॉल कम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो 10% नॉन एसटीज़ को भी इसमें लिया जा सकता है। प्रेफरेंस पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को देते हैं, ठीक है। और जो भी जिनके बच्चे जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, विद चिल्ड्रंस ऑफ विडो, दिव्यांग पेरेंट्स, इन सबको प्रायोरिटी मिलती है। और हम एम क्या है कि एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हर ब्लॉक में बनाना है, जहां 50% से ज़्यादा की पॉपुलेशन एसटी की है, और एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन हैं। टारगेट क्या है? टारगेट है 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का, लेकिन अभी फंक्शनल कितने हैं? 405 ही हैं। क्वालिटी एजुकेशन, प्रोवाइड एजुकेशन एट पार विद नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के पार एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ रहेगा लगभग, क्लासरूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, सेपरेट हॉस्टल, प्लेग्राउंड, स्टाफ क्वार्टर्स, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, जितना अच्छा सब कुछ हो सकता है। फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन पर भी स्किल डेवलप कराएंगे, लोकल आर्ट और कल्चर को भी प्रिजर्व करेंगे, ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे IIT JEE नीट क्रैक करने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग भी देंगे ताकि आगे एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ सके। पोषण वाटिकाज भी बनाई जाती हैं ताकि मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल प्लांट्स को बढ़ाया जा सके, उगाया जा सके वहाँ पे। प्राइमरीली फंड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को।
नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट इम्प्लीमेंट करती है ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट ये इम्प्लीमेंट कर रही है इसको। एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल ये नया कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जहाँ पे 90% या उससे ज़्यादा STs हैं और जहाँ पे एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन है। तो नॉर्मल स्कूल की तरह डे में चलाया जा रहा है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ के बिना, तो ये भी ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी स्कीम है। अब थोड़ा नीचे से आते हैं, ऊपर से तो काफ़ी बोर हो गए, नीचे से स्कीम थोड़ी सी आते हैं देखते हुए। मिसलेनियस स्कैम से बचो कैंपेन। स्कैम से बचो कैंपेन ये क्या है कि बेसिकली जो भी ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं उनसे बचने के लिए लॉन्च किया गया है। डिजिटल सेफ्टी और विजिलेंस प्रोवाइड करेगा। और ये कौन कौन कर रहा है, ये इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कौन कौन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये सारे इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं। और लीड कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लीड कर रही है। तो ये बेसिकली ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने क्या किया, रिसेंटली इंक्रीज़ कर दिए सीलिंग प्राइसेस जो कि 8 एसेंशियल ड्रग्स के थे 50% से। तो रूल्स एंड लॉज क्या हैं प्राइस रिवीजन के लिए। पैरा 19 जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को ताकि वो ड्रग प्राइसेस को रिवाइज कर सके एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के टाइम पे। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या करता है, प्राइस रेगुलेट कर सकता है, गवर्नमेंट एम्पावर्ड है ताकि अवेलेबिलिटी लोगों में बनी रहे और अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में भी ड्रग अवेलेबिलिटी को मेंटेन करे रहने के लिए प्राइस रेगुलेशन गवर्नमेंट कर सकती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी क्या है, 1997 में बनी थी, रेगुलेट करने के लिए प्राइसेस जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस के ऑपरेट करते हैं डिपार्टमेंट, ऑपरेट कौन करता है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। फंक्शंस क्या हैं, प्राइस रेगुलेट करना ड्रग्स का, एनफोर्स करना प्रोविजंस जो हैं ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर्स के, और इंश्योर करना एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल हैं, कोई शॉर्टेज नहीं हो रही है। डेटा कलेक्ट करना ड्रग प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स पे, मार्केट शेयर पे। एडवाइजरी रोल भी है इसका, गवर्नमेंट रेकमेंड करती है ड्रग प्राइस रिविजन्स के लिए, लीगल केसेस भी हैंडल करती है ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। फिर उसके बाद आता है आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम बेसिकली टैक्स पेयर्स के लिए है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने लॉन्च की है स्कीम EDRS। तो जो भी टैक्स पेयर्स से रिलेटेड लिटिगेशंस हैं उनमें लिटिगेशन से रिड्यूस करने के लिए और रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए है। तो उसमें आप जो भी प्रोसीजर्स हैं उसके थ्रू आप अगर सही पाएगा तो आपका ऑर्डर्स मॉडिफाई किया जा सकता है, पेनल्टीज़ वेव की जा सकती हैं, और इसको डिसीज़न इशू करना है 6 मंथ्स के अंदर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। सो नेक्स्ट मिनिस्ट्री इज़ नीति आयोग। नीति आयोग की कुछ स्कीम देख लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ये क्या है कि नीति आयोग का इनिशिएटिव है। तो इसमें जो है आपको स्ट्रेंथन करने के लिए है इंडिया का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए है ये स्कीम बेसिकली। बजट इसका एलोकेट हुआ था कितना, 2750 करोड़ अंटिल 31 मार्च 2028 तक के लिए है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, फीचर्स क्या हैं इसके कि लिपि फीचर है। एक लिपि फीचर क्या, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन जिसमें कि 30 वर्नैकुलर इनोवेशन सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में। फ्रंटियर प्रोग्राम। फ्रंटियर प्रोग्राम कस्टमाइज्ड इनोवेशन टेम्पलेट है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। ट्रेन करेगा 5500 प्रोफेशनल्स को इनोवेटिव इकोसिस्टम्स के लिए। डीप टेक रिएक्टर। डीप टेक रिएक्टर क्या है, पायलट रिसर्च सैंडबॉक्स है
फॉर डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद में आपका ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड में होस्ट करना, इंगेज करना, 10 बायलैटरल मल्टीलेटरल कोलैबोरेशंस करना, विपो का भी सपोर्ट है, और फॉर स्केलिंग स्टार्टअप्स इन क्रिटिकल सेक्टर्स। फिर है संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान क्या है? नीति आयोग का ही है एक। उसमें अचीवमेंट किस चीज़ में करना है कि 100% सैचुरेशन लाना है 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स में। अब ये 6 इंडिकेटर्स आपके टू अचीव सैचुरेशन ऑफ की 6 की इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इन दोनों में 6 की इंडिकेटर्स को अचीव करने के लिए प्रोग्राम्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टारगेट कितने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। की इंडिकेटर्स क्या हैं डिस्ट्रिक्ट्स के लिए? सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, स्कूल में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होना, फुल्ली इम्यूनाइज चिल्ड्रन होना, 9 से 11 महीने के बच्चे फुल्ली इम्यूनाइज हों, प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर हों ENC में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और प्रेग्नेंट वुमेन जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ICDS सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन लें। जो भी स्कूल प्रोवाइड करें टेक्स्ट बुक विद 1 मंथ ऑफ सेशन स्टार्ट। की इंडिकेटर्स फॉर ब्लॉक्स के लिए क्या क्या है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग करना, प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर करना ANC फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने, ICDS सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना प्रेग्नेंट वुमेंस को, सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट करना, सॉइल हेल्थ कार्ड रिसीविंग रिवॉल्विंग फंड। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली कोलैबोरेट कर रहा है, एम्फसाइज़ कर रहा है कोलैबोरेशन, जो भी जितने भी लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं और नीति आयोग ऑफिशियल्स के हैं, ताकि सपोर्ट कर सके और लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नेंस गाइड कर सके वहाँ के। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम क्या 2018 में लॉन्च किया गया था 2018 में, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए 112 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फोकसिंग ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस 81 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम क्या है 2023 में लॉन्च हुआ था ये, और टारगेट करता है 500 ब्लॉक्स को 329 डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ भी सेम वही चीज़ है, सारी चीज़ हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब इम्प्रूव करना। 40 इंडिकेटर्स हैं इसमें। तो अब नेक्स्ट स्कीम जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। तो 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम क्या है कि लोगों की डिमांड थी कि जो है जो भी रिटायर हो रहे हैं पर्सनल, जो भी आपके यूनिफॉर्म पेंशन्स हैं, जो आर्मी से रिटायर हो रहे हैं एक रैंक पे, उनको सेम पेंशन मिले, और मांग थी। तो इसको गवर्नमेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन को अप्रूव किया था 2015 में। और इसमें है क्या कि बेसिकली जो है पेंशन रीफिक्सेशन किया जा रहा है। जो भी आपके 2013 से पहले के रिटायरीज़ हैं, बेस्ड ऑन द पेंशन ऑफ 2015 रिटायर सेम रैंक एंड सर्विस लेंथ, उनका जो एवरेज ले रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन्स का, 2013 के जो रिटायरीज़ हैं उनका एवरेज ले रहे हैं, वो उसके हिसाब से फिक्स कर रहे हैं उनके आगे वालों की पेंशन्स। तो वही सब चीज़ें, बाकी एरियर मिल जाएगा जो भी बचा होगा पैसा, और फ्यूचर रिवीजन पेंशन रिवाइज़ किया जाएगा एवरी 5 ईयर्स में। नोडल एजेंसी कौन रहेगी? डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बस मेन तो इतना ही है इसमें। फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। रंगीन मछली ऐप, एक रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप, ताकि जो ऑर्नामेंटल फिशरीज़ सेक्टर्स है उसको इंडिया में ग्रो किया जा सके। जैसे आप जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे लोग एक्वेरियम में रखे रहते हैं उसको एग्जीबिशन में, वो सब। तो ऐप प्रोवाइड करता है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोवाइड करता है जो भी नए और प्रोफेशनल फ़िशर्स हैं उनको, और मल्टीलिंगुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ़िश स्पीसीज़ के बारे में 8 इंडियन लैंग्वेजेस में, 8 लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है ये ऐप। और फीचर्स हैं जैसे फाइंड एक्वेरियम शॉप टूल्स, बेसिक्स सिखाता है एक्वेरियम केयर के, फ़िश केयर के, वाटर फिल्ट्रेशन, मेंटेनेंस। नेक्स्ट स्कीम है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स की, फर्स्ट ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र। तो
फर्स्ट जन औषधि केंद्र पहले है क्या कि आपकी जो जितनी भी जेनरिक मेडिसिन होती हैं उसको पब्लिक तक अफोर्डेबल रेट्स में पहुंचाना है, जन औषधि केंद्र ही प्रोवाइड करवाता है। सपोर्ट कौन करता है? ब्यूरो ऑफ फार्मा, PSU जो इंडिया की है वो सपोर्ट करती है। और जन औषधि परियोजना भी इसके अंदर लॉन्च किया गया, जिसके टारगेट है जो जन औषधि केंद्र हैं उनको आपको 10,500 जो है आपको जन औषधि केंद्र आपको खोलना है मार्च 2025 के एंड तक। ठीक है, तो अब पहला जो है ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र खोला गया कहाँ पे? मॉरिशियस में। तो ये प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन टू द पब्लिक हेल्थ केयर इन मॉरिशियस। तो नेक्स्ट मिनिस्ट्री देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसकी पहली है पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव बेसिकली क्या करता है कि एक ICT बेस्ड सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है जो मॉनिटर करता है आपके ग्रोथ और न्यूट्रिशन के चिल्ड्रंस जितने भी हैं 0 से 6 साल के, उनकी ग्रोथ और न्यूट्रिशन को ऑनलाइन मॉनिटर करता है ये। WHO के चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, मेजरिंग डिवाइस एट आंगनवाड़ी सेंटर यूज़ किया जाता है, सारा ये सब। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, और इसने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अभी जीता है नेशनल E-गवर्नेंस 2024 गोल्ड अवार्ड पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए। इसी इनिशिएटिव के लिए की पॉइंट्स क्या हैं? 300 डिग्री व्यू देता है आंगनवाड़ी सेंटर्स का कि बच्चों की, प्रेग्नेंट वुमेन की जो और लैक्टेटिंग वुमेन्स की सर्विसेज और उनकी इंफॉर्मेशन। डिजिटाइज करता है फिजिकल रजिस्टर्स, इम्प्रूविंग वर्कर्स एफिशिएंसी। स्मार्टफोन्स दिए जाते हैं एनहांस सर्विस डिलीवरी के लिए जेम पोर्टल पे। टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, माइग्रेंट वर्कर्स कैन एक्सेस सर्विसेज एट आंगनवाड़ी। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक स्कीम है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब ये क्या है कि नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स ने अनाउंस किया प्लान कि नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म करना है ऑटोनमस बॉडी में, जो कि नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स अथॉरिटी के नाम से जानी जाएगी। अब इसमें क्या है कि 2003 में ये बनी थी बॉडी, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और ये एड्रेस करता है इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिजर्वेशन नीड्स को। जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करना है इंडिया में, उनको आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना, कंजर्व करना, और इंडिया की मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज जो है एक्सेसिबल कराना लोगों को। 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इंक्लूड कर सकता है ये। अचीवमेंट्स, प्रिपेयर्ड मेटा डेटा फॉर 52 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ऑलरेडी मेटा डेटा बना चुका है ये। तो ये है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। फिर नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की स्कीम है, ग्रेट स्कीम। इसमें बेसिकली क्या है, जो भी एस्पायरिंग इनोवेटर्स हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स के, उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल जो भी बनाना चाहते हैं वो उनके लिए बेसिकली ग्रांट दे रही है रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। तो ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स स्कीम्स, जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए। और ये हार्नेस करने के लिए इंडिया का टैलेंट एक्सपर्टीज़ टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज टू द मार्केट। तो सारी वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करना है इस टेक्निकल टेक्सटाइल्स के फील्ड में। तो ये होते क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो स्पेशलाइज्ड फैब्रिक्स होते हैं कुछ, जो कि गाड़ियों में लगते हैं, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और अदर जगह, जैसे जेट में अलग टाइप के कपड़े पहनने पड़ते तो उसका टेक्सटाइल, या फिर कार्स के लिए सीट्स कवर्स अलग टाइप की टेक्सटाइल, तो उसके लिए बेसिकली होता है। 12 सेगमेंट्स में कैटेगराइज है, जैसे एग्रोटेक में टेक्सटाइल कहाँ कहाँ यूज़ होगा, मेडिटेक में, बिल्टेक मोबाइल टेक्नोलॉजी में, क्लोथ टेक में, जियोटेक, पैक टेक, ये सब चीज़ें हैं, पैकिंग, प्रोटेक्टिव कवर, प्रोटेक, स्पोर्ट टेक स्पोर्ट्स में, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में, होम टेक में, इंडूटेक में, इंडस्ट्री में, जियोटेक में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, इन सब में। तो अलग अलग सेक्टर्स में जितना भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स यूज़ है उसके लिए है। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन 2020 में लॉन्च हुआ था ताकि इंडिया को एलिवेट किया जा सके ग्लोबल लीडर टेक्निकल टेक्सटाइल्स के टर्म्स में, और
डोमेस्टिक यूसेज उसका बढ़ाया जा सके 40 बिलियन यूएसडी से 50 बिलियन यूएसडी 2024 तक। और इसकी 4 की कंपोनेंट्स हैं, रिसर्च, मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट और एजुकेशन। तो ये बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो अब देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की स्कीम। रीसेट प्रोग्राम, रीसेट प्रोग्राम में क्या है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उनके एम्पावरमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो ये बेसिकली एम क्या है इसका कि रिटायर्ड एथलीट्स को प्रोवाइड करना कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स के साथ और मोर एम्प्लॉयबल बनाना उनको। जो भी 20 से 50 साल के एलिजिबल एथलीट्स हैं जिन्होंने सक्सेस अचीव की है, नेशनल और इंटरनेशनल सक्सेस अचीव की है, वो जो फ्यूचर जो टैलेंट्स हैं उनको नर्चर करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो प्रोग्राम लीड कौन कर रहा है, लेड बाई लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। और ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है हाइब्रिड मोड में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट असिस्टेंस के। तो बेसिकली रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा रहा है। अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है, मेजर ध्यानचंद जी के याद में मनाया जाता है। मैजिशियन ऑफ हॉकी भी बोलते थे इनको। 3 ओलंपिक मेडल ये लेके आए 1928, 1932 और 1936 में। फिर उसके बाद में है आपका कीर्ति प्रोग्राम। कीर्ति प्रोग्राम में क्या है, जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसमें खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट प्रोग्राम है, ये इसका फुल फॉर्म राइजिंग टैलेंट प्रोग्राम। तो इसमें एसेस करेगा, क्या करेगा, एसेस करेगा स्पोर्टिंग टैलेंट को, 20,000 स्पोर्टिंग टैलेंट्स को फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से, ताकि अब ये कितने से कितने बीच के बच्चों के लिए, 9 से 18 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये एम क्या करेगा, 9 से 18 साल के बच्चों के लिए टैलेंट डिस्कवर करेगा ताकि वो क्या है स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और ड्रग एडिक्शन और गैजेट से दूर रहें। टैलेंट असेसमेंट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके पोटेंशियल एथलीट्स को। एम क्या है, हर ब्लॉक को रीच करना और आईटी और एआई बेस्ड सर्विसेज को भी यूज़ करने का प्लान है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री है हमारी वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो फर्स्ट स्कीम है वो है बीमा सुगम। बीमा सुगम किसके कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। बीमा से नाम ही समझ में आ रहा है, इंश्योरेंस की स्कीम है। ट्रिनिटी स्कीम है एक बीमा ट्रिनिटी, जैसे कि बीमा विस्तार, बीमा वाहक और बीमा सुगम। तो बीमा सुगम में क्या है कि एक डिजिटल मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहा है ये, ताकि जहाँ जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकें इस मार्केट प्लेस पे, जैसे ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं वैसे ही, जिसमें लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों प्रोवाइड किया जा सके। तो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म रहेगा तो पॉलिसी परचेज़ करना, क्लेम सेटलमेंट कराना, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये सब इजी हो जाएगा, उसमें पेपरलेस और इंटीग्रेटेड रहेगा। बीमा वाहक पोर्टल, बीमा वाहक पोर्टल क्या है कि वुमेन सेंट्रिक इंटरमीडिएट रहेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बीमा वाहक रहेंगे। इंश्योरेंस एक्सेस टू ऑल, इम्प्रूविंग ईज ऑफ यूज़ एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ सेक्टर। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना क्या है आपकी कि जो है आपका 2015 में लॉन्च हुई थी। तो ये प्रमोट क्या करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। कैसे, क्रेडिट देती है, उसको लोन प्रोवाइड करवाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विसेज के लिए। और इसमें अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, जैसे बी कीपिंग, हनी प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें। तो इसमें लोन कैटेगरी क्या क्या है, शिशु जो कि 50,000 तक लोन जिसमें मिलता है, अप टू 50,000। फिर किशोर 50,000 से 5 लाख तक है। तरुण 5 लाख से 10 लाख तक है। और तरुण प्लस एक नई कैटेगरी आई है जो अबाउट 10 लाख रुपीज़ के लिए है। तो ये न्यू बिज़नेस के लिए अप टू 50,000 के लिए, फिर उसके बड़ा करने के लिए और 50,000 से 5 लाख तक, और इसी तरह कैटेगरीज हैं अलग अलग। मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी जो लोन होता है ये आपको कोलेटरल फ्री होता है, 1 रुपये डेबिट कार्ड भी मिलता है आपको, वर्किंग कैपिटल के लिए काम कर सकें, उस पैसा निकाल सकें।
मुद्रा मित्रा ऐप भी बनाया गया है ताकि लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस उस पर आपको मिलती रहे। फिर पीएम जन धन योजना है 2014 की। तो इसमें क्या है, इसमें भी बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है कि जिसमें एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट लोगों को खुल रहा था, और इसमें क्रेडिट इंश्योरेंस पेंशन सारे हाउस होल्ड्स को मिलता है। स्कीम का स्लोगन क्या था, मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता। ऑब्जेक्टिव क्या था कि सारे जो एटलीस्ट वन बैंकिंग अकाउंट सबके पास होना चाहिए हर हाउस होल्ड्स में, ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए हर हाउस होल्ड में, एटलीस्ट एक अकाउंट होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना, क्रेडिट इंश्योरेंस पेंशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुल रहा था, BSBD अकाउंट, जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है और उसमें कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इंटरेस्ट आपको सेविंग बैंक वाला ही मिलेगा। रुपए डेबिट कार्ड भी उसमें मिलेगा आपको, 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी रहेगा उस कार्ड पे। OD फैसिलिटी रहेगी 10,000 रुपये की, 10,000 तक आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, लेकिन 65 साल की कम उम्र है तब तक। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट के स्कीम्स के कई सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम भी इसमें आता है। माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन स्कीम, मोबाइल बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी भी इंक्रीज़ होगा इससे। तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम थी सारी। नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसकी फर्स्ट स्कीम है विजन पोर्टल। विजन पोर्टल एक पोर्टल है, 2024 में लॉन्च हुआ है। तो ये बेसिकली क्या करने के लिए है कि स्टार्टअप स्किल्स और इनोवेशंस जो है उसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनके उनमें जो है डेमोक्रेटाइज करने के लिए स्टार्टअप स्किल्स को प्रमोट करने के लिए है। तो प्रमोट एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, और स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबल करना। मेंटरशिप ट्रेनिंग मिलेगी यहाँ पे, है ना, रिमोट एरियाज़ में स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी मिलेगी अलग अलग सेक्टर्स में। तो ये है विजन इंडिया पोर्टल 2024, बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है बायो राइड स्कीम। बायो राइड स्कीम क्या है कि आपका ये एम क्या करता है, इनोवेशन और बायो, जो भी आपकी बायो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि बायो एंटरप्रेन्योरशिप और बायो मैन्युफैक्चरिंग, उसको इनोवेशन उसमें बढ़ाने के लिए कि इनोवेशन उसमें आए, बायो एंटरप्रेन्योरशिप और बायो मैन्युफैक्चरिंग में, बायो राइड बोल रहे हैं उसको। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बढ़ाना है, और इंडस्ट्री एकेडमिया और कोलैबोरेशन इसमें करेंगे तभी तो इनोवेशन बढ़ेगा, आपका रिसर्च डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायो इकोनॉमी एक टारगेट है कि हमें इंडिया को $300 बिलियन बायो इकोनॉमी बनाना है 2030 तक, $300 बिलियन बायो इकोनॉमी बनाना है बाई 2030 तक। नेक्स्ट मिनिस्ट्री जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। जल शक्ति का पहला है भू नीर पोर्टल। भू नीर पोर्टल पे क्या है, बेसिकली ये क्या करेगा, जितना भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उसको इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए। तो इस पे बेसिकली क्या है कि ये किसका इनिशिएटिव है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का, NIC के साथ मिलके, ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी प्लस NIC मिलके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सारे स्टेक होल्डर्स को जो भी ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं। परमिट एप्लीकेशन मिलेगी उसी पे विड्रॉल के लिए। सेंट्रलाइज डेटाबेस रहेगा लीगल फ्रेमवर्क्स के लिए, ग्राउंड वाटर पॉलिसीज़ के लिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इससे इम्प्रूव होगा। भविष्य, ओके। अब आगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन स्कीम में पहले कर्मयोगी सप्ताह। कर्मयोगी सप्ताह बेसिकली सिविल सर्वेंट्स के लिए था, 2024 में आया था। तो उनको बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे कि जो है वन गवर्नमेंट मैसेज होना चाहिए, सिविल सर्वेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा था। उनको क्या है, कॉम्पिटेंसी लिंक्ड स्किल अचीव करनी थी 4 घंटे की, और जो कि रोज़ सेमिनार्स वेबिनार से सब हो रहे थे। तो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था कर्मयोगी सप्ताह, और कुछ भी नहीं है। भविष्य क्या है कि आपका ये, तो भविष्य क्या है, भविष्य बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ने लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जिनको भी पेंशन प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है। तो एक सॉफ्टवेयर है ये भविष्य सॉफ्टवेयर,
तो पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो कि जितने भी डिले होते हैं, एरर होते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन में, उसको एड्रेस करेगा ये बेसिकली। तो ऑटो रजिस्टरिंग रिटायरीज जो है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ अपना पेंशन देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और ले सकते हैं। ऑटोमेट करता है पेंशन कैलकुलेशन को, रियल टाइम अपडेट आते हैं, SMS, ईमेल, सपोर्ट करता है डिजी लॉकर्स को, पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स भी इसी पे ऑनलाइन ही आ जाते हैं। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की हो गई साइड स्कीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की फर्स्ट स्कीम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। एम क्या करता है कि स्टील प्रोडक्शन में यूज़ करना है हमें हाइड्रोजन, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने 3 सैंक्शन किए प्रोजेक्ट जो कि स्टील प्रोडक्शन में यूज़ करना है हाइड्रोजन। नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन इससे और भी बड़ा है, ग्लोबल हब बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उसका प्रोडक्शन, ताकि यहीं हो, यूटिलाइजेशन, एक्सपोर्ट भी हम कर सकें, डीकार्बोनाइजेशन बढ़ाया जा सके, है ना। और स्पेशली किसके फील्ड में, स्टील में, मोबिलिटी में, एनर्जी शिपिंग में। साइट क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ताकि हम कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल से हम ग्रीन हाइड्रोजन पे ट्रांजिशन कर सकें, उसके लिए साइट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, यूजेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हमारा 1 साल में 5 मिलियन मेट्रिक टन होने लगे एनुअल प्रोडक्शन। रिन्यूएबल एनर्जी में एडिशन हो 125 गीगावाट कैपेसिटी का ग्रीन हाइड्रोजन से, और फिर रिडक्शन हो आपका फ्यूल फ्यूल इंपोर्ट्स में जो भी एक्सीड कर रहे हैं 1 लाख करोड़ से ऊपर, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को आपको 50 मिलियन मेट्रिक टन हम इसको मोड़ सकें एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, है ना। फेज़ वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा। पहला फेज़ 2022 से 26 तक है, जिसमें फोकस कर रहा है डिमांड क्रिएशन और डिप्लॉयमेंट इन एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन यूजिंग सेक्टर्स, और 26 से 30 में है जिसमें कि जो है कॉमर्शलाइजेशन पर फोकस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन के। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम थी। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी स्कीम है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है रूरल इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे उसको हटाया जा सके। डिजिटल इनिशिएटिव है और सेट करने के लिए मॉडल सेंटर्स इन ग्राम पंचायत अक्रॉस सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो एम क्या है, रूरल सिटीजन्स को ई गवर्नेंस मिले, फाइनेंशियल डिजिटल सर्विसेज मिल सकें रूरल एरियाज़ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद कॉमन सर्विस सेंटर्स ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, ठीक है, ये ओवरसी कर रही है इसके एग्जीक्यूशन को। मीटिंग विद CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड की फीचर्स क्या हैं, सर्विस आधार, बैंकिंग, टेली बैंकिंग, एजुकेशन, ई-कॉमर्स, ये सब उनको प्रोवाइड हो सके। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, GPS इनेबल्ड मोबाइल, जॉब भी ढूंढ सकें, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की फर्स्ट स्कीम है PM स्वनिधि स्कीम। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम 2020 में लॉन्च हुई थी। तो इसमें क्या है, एक छोटा क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स को, जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, तो उनको छोटा क्रेडिट मिलता है आपका बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल उनको मिलता है। जो भी ये स्कीम स्टार्ट हुई 2020 में कोविड के टाइम पे, जो लोग बहुत एक्सट्रीमली अफेक्ट हो गए थे, और उसमें 10,000 रुपये का कैपिटल मिलता है पहले काम करने के लिए 1 साल पे। अगर आप फिर अच्छे से वो रीपे कर देते हैं तो 20,000 मिलता है, वो आप 18 महीने में आपको चुकाना होता है। फिर उसके बाद में आपको 50,000 रुपये मिलते हैं थर्ड ट्रांच में, जो 36 महीने में आपको चुकाना होता है। अब क्या है कि ये स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मलाइज कर देंगे, कैसे बिज़नेस करने लगेंगे तो ऑब्वियसली बैंकिंग फैसिलिटी आ जाएगी, इंश्योरेंस आ जाएगा, तो फॉर्मलाइज हो जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स। लोन क्या होता है, कोलेटरल फ्री मिलता है उनको लोन, 7% इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी मिलती है, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी 7% मिलता है, ठीक है। और पहले पैसा पे कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं है। कैशबैक भी कुछ मिलता है, शायद 100 रुपये हर मंथ आपको ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करेगा सारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो भी अर्बन एरियाज़ में हैं, मार्च 24, 2020 से पहले। और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है
सर्टिफिकेट इशू करती है कि आप जाके लोन ले सकते हैं वहाँ से। जो लोग इस कट ऑफ लाइन के पहले नहीं थे तो उसके लिए भी आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ देती हैं कि हाँ आप एलिजिबल हैं। जो भी अर्बन एरियाज़ के पास, रूरल एरियाज़ के पास में पेरी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ से भी जो लोग आते हैं उनको भी जो है वेंडर्स फ्रॉम सराउंडिंग डेवलपमेंट विद इन द ग्लोबल जियोग्राफिकल लिमिट एंड प्रोसेसिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम, इनको भी मिल जाता है लोन। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स प्लस सिडबी। सिडबी इसको सर्व कर रही है, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स प्लस सिडबी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए 1 करोड़ अर्बन पुअर के लिए और मिडिल फैमिलीज़ के लिए, ताकि वो अपना घर बना सकें, परचेज़ कर सकें और रेंट पे दे सकें अफोर्डेबल हाउसिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। स्कीम बेसिकली फोकस कर रही है जिनके पास कोई परमानेंट हाउस नहीं है, सब्सिडीज़ ऑन एंड ऑफर सब्सिडीज़ ऑन होम लोन्स, और होम लोन पे भी सब्सिडी मिल रहा है आपको कि आप घर खरीद सकें फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप्स और मिडिल इनकम। तो LIG, MIG, EWS सबके लिए। द प्रोग्राम ऑल्सो इंक्लूड सपोर्ट फॉर रेंटल हाउसिंग भी सपोर्ट किया जा रहा है इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन के टर्म्स में, इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स की स्कीम थी। अब जो नेक्स्ट मिनिस्ट्री है वो हमारी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम नीचे से आते हैं। तो जो फर्स्ट स्कीम है ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है बेसिकली। तो इसमें क्या है कि नेशनल डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, ठीक है। तो अब ये आधार नंबर से सीडेड रहेगा, और इसका एम क्या है, एम ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को वो प्रोवाइड की जा सकें। तो वेलफेयर स्कीम्स के लिए है बेसिकली, उनको प्रोवाइड किया जा सके। मल्टीपल स्कीम्स का इंटीग्रेशन होता है इस वन स्टॉप सोल्यूशन पे, ई श्रम पोर्टल पे, ताकि यहाँ पे बेनिफिट्स एक्सेस कर सकें अपने सारे जो भी हैं। और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, 22 लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है ये पोर्टल आपको, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स उनका डेटाबेस इस पे है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है वो आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना है। ये बेसिकली आपके आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना इंसेंटिवाइज़ करता है जो भी लोग जॉब क्रिएट करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं जो जॉब देते हैं, उनको इंसेंटिवाइज़ करता है कि आप नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए और एड करिए रीस्टोरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी आपके कोविड-19 के टाइम पे लॉस हुए थे जॉब, उनको दोबारा से एड करना है उनको। तो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय करना है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनको, जैसे इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, पेंशन फैसिलिटी, ये सब। रीस्टोर एम्प्लॉयमेंट की फीचर्स क्या थे इसके, कि जो भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि 1000 एम्प्लॉयज़ जिनके पास हैं, उसमें जो शेयर है, एम्प्लॉय का शेयर 12% और जो एम्प्लॉयर का शेयर है 12%, वो आपका तो जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 1000 एम्प्लॉयज़ से कम है, उसमें जो एम्प्लॉय का शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर बहुत गवर्नमेंट देती 12% एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड की तरफ। और जिनमें भी 1000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हैं उसमें सिर्फ एम्प्लॉय का शेयर गवर्नमेंट देती है, एम्प्लॉयर का नहीं देती है। एलिजिबल एम्प्लॉय कौन से हैं, जिनकी 15,000 से कम सैलरी है और उनका कोई भी आपका जो है ऐड मिनिमम नंबर ऑफ़ न्यू एम्प्लॉयज़। इस्टेब्लिशमेंट वही इसमें एलिजिबल हैं जो कि न्यू एम्प्लॉयज़, मिनिमम नंबर ऑफ़ न्यू एम्प्लॉयज़ ऐड करेंगे। जैसे कि मिनिमम 2 एम्प्लॉयज़ ऐड करना था, जिसमें रेफरेंस बेस 50 एम्प्लॉयज़ का था पहले से या उससे कम था। अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे तो आपको 5 से ज़्यादा मेंबर्स को एम्प्लॉय करना था, मिनिमम ऑफ 5 मेंबर्स। द बेनिफिट वाज पेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 12 वेज मंथ्स। तो ये जो बेनिफिट है, ये जब एम्प्लॉय होता है आदमी तो 24 महीने तक इसको ये बेनिफिट मिलता है। अब जो उसकी नेक्स्ट स्कीम है इसके बाद, वो है आपकी प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना। रोज़गार प्रोत्साहन से पहले ही लग रहा है आपको फिर एम्प्लॉयर को प्रमोट करेगा कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए। तो इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट।
टू हायर मोर वर्कर्स बाय रिड्यूसिंग देयर फाइनेंशियल बर्डन। ऑब्जेक्टिव वही है कि जो है एम्प्लॉयर्स रजिस्टर होने चाहिए आपके EPFO में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। इंक्रीज़ करना एम्प्लॉयमेंट बेस और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना उनको। 2016 में ये स्कीम आई थी, रोज़गार प्रोत्साहन योजना। टर्मिनल डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशरीज़ जो है रजिस्ट्रेशन 2019 तक करा लेना था और क्लोज़ हो गई थी 2022 में। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है थ्रू EPFO। की फ़ीचर्स क्या क्या हैं? फ़ीचर्स ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड द फुल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है अपना टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, दोनों में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए पहले 3 साल के लिए, फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। अब टारगेट बेनिफिशियरी कौन कौन से? न्यू एम्प्लॉयज़ हु जॉइन द एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर 2016। वही सब चीज़ें हैं कि जो लोग आधार लिंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा और जिनके सैलरी 15,000 से कम है वही एलिजिबल हैं। और एम्प्लॉयर्स के लिए भी कुछ कंडीशन है कि ये एम्प्लॉयर की कंडीशन होनी चाहिए, तब वो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। ऑनलाइन एंड आधार बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है। बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयज़, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी उनको, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, डेथ लिंक्ड इंश्योरेंस। बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयर्स इंसेंटिवाइज होते हैं ताकि वो अपना वर्कफोर्स इंक्रीज़ कर सकें और कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनकी कम हो सके। तो ये बेसिकली हमारी पूरी जो थी आपकी इनसाइट्स की गवर्नमेंट स्कीम्स की रिवीजन, ये हमने पूरा देखा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा एक अपडेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स का इसका, तो वो भी मैं जल्दी ही डालूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा, और मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।